किस्सा के इस एपिसोड में कहानी भारत की खुफिया एजेंसी RNDW। एक फेलियर से इस एजेंसी के बनने से लेकर शोहरत और नाकामियों तक की पूरी कहानी। और इस कहानी का पहला पन्ना खुलता है साल 1857 में। मेरठ की छावनी में अंग्रेजों के लिए काम करने वाले एक सैनिक मंगल पांडे ने बगावत कर दी। नतीजा, हिंदुस्तान में पहला स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया। इस संग्राम ने भारत में ब्रिटिश क्राउन के मातहत सत्ता संभालने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी को सोच में डाल दिया। कंपनी को समझ ही नहीं आया कि यह विद्रोह शुरू कैसे हो गया। मेरठ छावनी से उठा धुआं पूरे देश में आग बनकर कैसे फैल गया। यह अंग्रेजों का पहला बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था, जिसमें वो रोटी और कमल की उस ताकत को समझ ही नहीं पाए जिसके जरिए इस विद्रोह को क्रांति में बदलने का पूरा प्लान रचा गया था। तब अपनी ताकत के बूते पर अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल तो दिया, लेकिन यहीं से अंग्रेजों के मन में भारतीयों की हर गतिविधि पर नजर रखने की मंशा जाग उठी, ताकि भविष्य में फिर कोई मंगल पांडे बंदूक की नली अंग्रेजों की ओर ना घुमा दे और फिर से 1857 जैसा बवंडर अंग्रेजों के सर पर नाच उठे। फिर आया साल 1885। एओ ह्यूम के नेतृत्व में अंग्रेजी हुकूमत वाले हिंदुस्तान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो गया। इसके जरिए जब भारत में एक नई राजनीतिक ताकत का उभार होने लगा, तो उसके नेताओं की हर गतिविधि पर अंग्रेजों को नजर रखने की जरूरत महसूस हुई। तब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो चुका था। ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के तौर पर वॉयसरॉय की नियुक्ति होने लगी थी। तो उस वक्त भारत के वॉयसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड डफरिन, वहीं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे RA क्रॉस। तो साल 1887 में क्रॉस ने डफरिन को एक प्रस्ताव भेजा कि भारत पर अगर लंबे वक्त तक शासन करना है तो देश में चल रही राजनीतिक गतिविधियों की सूचनाएं हासिल करना जरूरी है। डफरिन को सुझाव अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने सूचना का दायरा बढ़ाने का सुझाव दिया, जिसमें राजनीतिक ही नहीं बल्कि धार्मिक गतिविधियों पर भी नजर रखने की बात थी। डफरिन ने कहा कि एक स्पेशल एजेंसी बनाई जाए जो केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर काम करे। राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों की सूचनाएं जुटाएं और उन्हें केंद्र को भेजा जाए। सूचना जुटाने का काम पेचीदा भी था और खर्चीला भी, तो इसे आसान बनाने के लिए डफरिन ने एक स्पेशल ब्रांच बनाई, जिसे रशियन एम्पायर के 3rd सेक्शन की तर्ज पर तैयार किया गया था। नाम रखा गया सेंट्रल स्पेशल ब्रांच। इस स्पेशल ब्रांच को उस वक्त के एक और डिपार्टमेंट से जोड़ दिया गया, जिसका नाम था ठगी और डकैती डिपार्टमेंट। 1830 में बनी इस संस्था का मकसद था देश में हो रही डकैती, लूट और ठगी को रोकना। इसका हेडक्वार्टर तब शिमला में हुआ करता था, तो इसी के अधिकारियों के जिम्मे काम था कि वो राज्य स्तर पर सूचनाएं इकट्ठा करें और उसे केंद्र को भेज दें। केंद्र उन सूचनाओं को लंदन भेजेगा और वहां से इन सूचनाओं को प्रोसेस करने के बाद जो नतीजा निकलेगा, उसके आधार पर वॉयसरॉय हिंदुस्तान में कोई फैसला करेंगे। काम शुरू हुआ तब इस एजेंसी के लिए सालाना बजट तय हुआ 46,800 रुपए। पंजाब कैडर के तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर डोनाल्ड मैकक्रैकन को इस एजेंसी का पहला मुखिया नियुक्त किया गया। करीब 15 साल तक संस्था ऐसे ही काम करती रही। फिर अंग्रेजों को पुलिस सिस्टम में सुधार की जरूरत महसूस होने लगी। सर एंड्रयू हेडरसन लीथ फ्रेजर की अध्यक्षता में भारत में पहला पुलिस कमीशन गठित किया गया। यह साल था 1902 और इस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर इंटेलिजेंस के लिए एक नया सिस्टम डेवलप हुआ, जिसे नाम दिया गया सेंट्रल क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। इसे डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस यानी DCI के नाम से भी जाना गया। इसके बनने के बाद ठगी और डकैती डिपार्टमेंट खत्म कर दिया गया और सेंट्रल स्पेशल ब्रांच को DCI के अधीन कर दिया गया। यही वो वक्त था जब हर राज्य में CID बनाई गई। CID यानी कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। राज्यों की जो गुप्तचर संस्था थी, शुरुआत में उसे इसी CID के साथ ही रखा गया, लेकिन वक्त के साथ दोनों का काम अलग अलग होता गया और फिर साल 1920 में DCI का नाम बदलकर कर दिया गया इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IP। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के सेक्शन 40 सबसेक्शन 2 के तहत बने IP का काम तब इतना ही रह गया था कि वो सूचनाएं जुटाए और उन्हें लंदन स्थित इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ऑफिस को भेज दे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आने के बाद
आईबी का दायरा बढ़ गया। वो राज्यों में भी अपने खुद के अफसरों की नियुक्ति करने लगी। अब वो सीधे गृह मंत्रालय के अधीन थी, जो सीधे भारत के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करता था। 1947 में भारत के आजाद होने के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो को गृह मंत्रालय के तहत लाया गया। टीजी संजीवी पिल्लई आजाद भारत के पहले आईबी डायरेक्टर बने। लेकिन पहले 1962 में चीन के भारत पर हमले की खुफिया जानकारी ना मिलने, फिर 1964 में चीन के परमाणु परीक्षण की जानकारी ना मिलने और आखिर में साल 1965 में पाकिस्तान के हिंदुस्तान पर हमले की प्लानिंग का इनपुट ना मिलने के बाद यह साफ हो गया कि भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो विदेश और खास तौर से भारत के पड़ोसी देशों में चल रही उन गतिविधियों पर नजर रख सके जिन्हें जानना हिंदुस्तान के लिए जरूरी है। लिहाजा भारत में विदेशी धरती की खुफिया जानकारी जुटाने के लिए एक नई संस्था का गठन किया गया, जिसने जासूसी की दुनिया का इतिहास और कई देशों का नक्शा ही बदल दिया। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव। और किस्सा के 100वें एपिसोड में आज कहानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी R&AW की, वो एजेंसी जिसे आम जुबान में लोग रॉ कहते हैं, लेकिन दुनिया के नक्शे पर बने कुछ एक नए देश और नई सरहदें गवाह हैं कि ये एजेंसी अपनी फील्ड में किस दर्जे तक पक्की है। आज किस्सा का 100वां एपिसोड है। आप दर्शकों का दिल से शुक्रिया हमें इतना प्यार देने के लिए। आप दर्शकों ने किस्सा के हर एपिसोड को अपना वक्त दिया, हमें अपना सुझाव दिया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। तो चलिए इस खास एपिसोड में एक बेहद खास और रोमांच से भर देने वाली कहानी आपके सामने परोसते हैं। 1968 की एक सुबह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मुख्य सलाहकार PN हक्सर ने आईबी के एक अधिकारी RN काओ को खबर भिजवाई कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनसे मिलना चाहती हैं। उस पत्र में लिखा था, बाइबल कहती है कि हमें अपने दुश्मनों से भी उतना ही प्यार करना चाहिए जितना हम अपने पड़ोसियों से करते हैं, और आमतौर पर ये दोनों लोग एक ही होते हैं। अगर कोई दूसरा होता तो बाइबल की इन लाइनों के नए नए अर्थ तलाश रहा होता, लेकिन ये काओ थे, RN काओ, जिन्हें इन लाइनों का मतलब समझने में कोई वक्त नहीं लगा, क्योंकि ये मैसेज उस अधिकारी तक पहुंचाया गया था जिसकी इंटेलिजेंस का लोहा तब पूरी दुनिया मानती थी। और इसकी वाजिब वजह भी थी, और सबसे बड़ी वजह थी इंडोनेशिया में क्रैश हुए एयर इंडिया के प्लेन कश्मीर प्रिंसेस की वो गुत्थी, जिसे सुलझाने के लिए तब चीन और ब्रिटेन समेत दुनिया के 5 बड़े देश जी जान से लगे हुए थे। हुआ यह था कि एयर इंडिया का एक प्लेन कश्मीर प्रिंसेस 10 अप्रैल 1955 को बॉम्बे से उड़ान भरकर हांगकांग पहुंचा था। उस प्लेन को चीन का डेलीगेशन लेकर हांगकांग से जकार्ता जाना था। कॉन्फ्रेंस 18 अप्रैल से 24 अप्रैल 1955 तक होनी थी। इसके डेलीगेशन को लेकर ही कश्मीर प्रिंसेस ने 11 अप्रैल 1955 को करीब दोपहर के 1:30 बजे हांगकांग के काईताक एयरपोर्ट से उड़ान भरी। शाम को इसे जकार्ता में लैंड होना था, लेकिन ये प्लेन कभी जकार्ता पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि उड़ान के करीब 5 घंटे बाद ही इंडोनेशिया के नातूना आइलैंड के पास ये प्लेन क्रैश हो गया। इसमें सवार कुल 11 यात्री और 8 में से 5 क्रू मेंबर्स मारे गए। बाकी के 3 क्रू मेंबर्स को स्थानीय मछुआरों ने किसी तरह से बचा लिया। अब सवाल यह था कि प्लेन किसी तकनीकी खराबी की वजह से क्रैश हुआ या फिर उसमें जानबूझकर धमाका किया गया था। जानना जरूरी इसलिए भी था कि उसी प्लेन से तब के चीन के प्रीमियर चाओ एन लाई भी जकार्ता जाने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर उनका प्लान कैंसिल हो गया और कश्मीर प्रिंसेस बिना चाओ एन लाई के ही उड़ान भर गया। ऐसे में चाओ एन लाई ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से इस हादसे की जांच के लिए मदद मांगी। वहीं तब हांगकांग ब्रिटेन के अधीन हुआ करता था, तो जांच में ब्रिटेन भी शामिल हो गया। अब चाओ एन लाई की मदद के लिए नेहरू को नाम तय करना था, और तब आईबी के मुखिया रहे भोलानाथ मलिक ने नेहरू को जो नाम सुझाया वो नाम था RN काओ का। पूरा नाम था रामेश्वर नाथ काओ, जिन्हें उनके दोस्त और उनके चाहने वाले राम जी के नाम से पुकारते थे। 20 अप्रैल 1955 को राम जी दिल्ली से बॉम्बे पहुंचे, अपनी स्पेशल टीम तैयार की और उसे लेकर 22 अप्रैल को निकल गए सिंगापुर। वहां से जकार्ता, फिर बांडुंग,
क्योंकि कश्मीर प्रिंसेस हादसे के बाद भी कॉन्फ्रेंस तय समय पर हो रही थी। उसमें भारत के प्रधानमंत्री नेहरू, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो और चीन के प्रीमियर चाउ एन लाई भी मौजूद थे। अपनी किताब आर्यन काओ जेंटलमैन स्पाई मास्टर में नितिन ए गोखले लिखते हैं, तब प्रधानमंत्री नेहरू की सुरक्षा का जिम्मा आईबी के डिप्टी डायरेक्टर के.एफ. रुस्तम जी के पास हुआ करता था। वो काओ को पंडित नेहरू के पास ले गए, जिन्होंने काओ और चाउ एन लाई की मीटिंग करवाई। वो दोनों 1 घंटे तक एक साथ बैठे रहे। काओ चाउ एन लाई को नक्शा बनाकर समझाते रहे कि प्लेन में बम कहां और कैसे प्लांट किया गया हो सकता है। चाउ एन लाई को भी बम विस्फोट का अंदेशा पहले से ही था, लिहाजा किसी पर भरोसा नहीं था। कभी चाउ को लगता कि बम विस्फोट ब्रिटेन ने करवाया है, तो कभी वो इसके लिए ताइवान को जिम्मेदार मानते थे। कभी उनका भरोसा इंडोनेशिया से हिलता था, तो कभी वो किसी और देश पर भी शक करने लगते थे। इन सभी दबावों के बीच आर्यन काओ ने अपनी तफ्तीश जारी रखी। अलग अलग देशों की यात्राएं, अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसियों के अधिकारियों से मुलाकात, अलग अलग खुफिया नेटवर्क का इस्तेमाल कर राम जी आखिर नतीजे पर पहुंच ही गए कि कश्मीर प्रिंसेस में जो धमाका हुआ था वो कोई तकनीकी खामी नहीं, बल्कि एक बम विस्फोट था। ब्लास्ट करने वाली संस्था थी ताइवान की सत्ताधारी पार्टी कुओमितांग, जिसके नेता चियांग काई शेक का मकसद चीन के प्रीमियर चाउ एन लाई को मारना था। कुओमितांग ने हांगकांग में अपना खुफिया नेटवर्क बनाया, काईताक एयरपोर्ट के ग्राउंड स्टाफ में अपने एजेंट्स नियुक्त करवाए और उन्हीं के जरिए मेंटेनेंस स्टाफ में एक शख्स चाउचू को 6 लाख हांगकांग डॉलर्स में तैयार किया कि वो प्लेन में बम लगाएगा। अपनी जांच में आर्यन काओ इस नतीजे पर भी पहुंचे कि कश्मीर प्रिंसेस में हुए बम धमाके का मुख्य साजिशकर्ता शंघाई का रहने वाला वू इंचिन है, जिसने हांगकांग में अपना घर बना लिया था। उसी ने हांगकांग में कुओमितांग का इंटेलिजेंस नेटवर्क फैलाया था। इसके बावजूद ना तो हांगकांग पुलिस वू इंचिन को पकड़ पाई और ना ही चाउचू को, लेकिन आर्यन काओ ने नतीजा दे दिया था, जिससे चीन के प्रीमियर चाउ एन लाई भी संतुष्ट थे। भारत का काम यहां पर खत्म था। चीन के प्रीमियर चाउ एन लाई ने नेहरू से जो मदद मांगी थी, उसका नतीजा उन्हें आर्यन काओ ने दे दिया था और इसके बाद काओ दिल्ली लौट आए थे। अब आपको यह सुनने में कितना आसान लग रहा होगा कि आर्यन काओ को जो काम दिया गया था वो उन्होंने पूरा कर दिया, लेकिन सुनने में यह जितना काम आसान था, काम उतना ही ज्यादा मुश्किल था। चीन, ब्रिटेन, हांगकांग और इंडोनेशिया, ये 4 देश तो जांच का हिस्सा थे ही, ताइवान अलग से था। अमेरिका की नजर सभी पर थी और इनके बीच भारत को किसी भी देश से रिश्ते खराब किए बिना हर देश के एजेंट्स की, उनकी गतिविधियों की, उनके सीक्रेट सर्विसेज की जांच उनके ही देश में जाकर करनी थी और सबूत के साथ ऐसे नतीजे पर पहुंचना था कि कोई देश नाराज भी ना हो और कश्मीर प्रिंसेस में धमाके की गुत्थी सुलझ भी जाए। आर्यन काओ ने वो कर दिखाया जो लगभग असंभव था और तभी तो चीन के प्रीमियर चाउ एन लाई ने आर्यन काओ के काम की तारीफ करते हुए व्यक्तिगत तौर पर पंडित नेहरू को खत लिखा था। लिहाजा कश्मीर प्रिंसेस की जांच खत्म कर दिल्ली लौटे आर्यन काओ प्रधानमंत्री नेहरू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी बन गए और अब उनका काम प्रधानमंत्री नेहरू के हर दौरे पर उनके साथ रहना था, वो दौरा चाहे देश का हो या विदेश का। उन दिनों अफ्रीकी देश घाना को नई नई आजादी मिली थी। प्रधानमंत्री बने थे डॉक्टर क्वामे क्रूमा। तो उन्होंने पंडित नेहरू से अनुरोध किया कि वो उनके देश घाना की एक इंटेलिजेंस एजेंसी बनाने में मदद करें। तब पंडित नेहरू ने घाना का अनुरोध स्वीकार कर लिया। इस काम के लिए फिर से नाम तय हुआ आर्यन काओ का। वो घाना गए, वहां घाना की इंटेलिजेंस एजेंसी बनाने में मदद की, घाना के लोगों को ट्रेनिंग दी और फिर 1 साल के बाद भारत लौट आए। घाना का जो बचा कुचा काम था वो काओ के ही एक और साथी के शंकरन नायर ने पूरा किया, जिन्हें काओ की जगह घाना भेजा गया था। करीब 2 साल में दोनों अधिकारियों ने मिलकर घाना को वो दे दिया था जो उसके प्रधानमंत्री डॉक्टर क्वामे क्रूमा चाहते थे। घाना का काम खत्म करके 1961 की शुरुआत में शंकरन नायर भी दिल्ली लौट आए। काओ तो पहले ही दिल्ली में आ चुके थे, लेकिन इस दौरान भारत में वो हो गया जिसे भारत ने सपने में भी नहीं सोचा था। चीन ने भारत पर हमला कर दिया और इस हमले के बाद हुई हार ने भारत की हर कमजोरी को दुनिया के सामने उजागर कर दिया। सबको पता चल गया कि भारतीय सेना की कमजोरी क्या है, भारत का इंटेलिजेंस नेटवर्क कितना कमजोर है और अगर भारत को चोट पहुंचानी है तो उसकी कौन सी नस दबाई जा सकती है। जंग के जख्म अभी ताजा थे, पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन कोशिश ये थी कि अब कोई और जख्म ना लगे
और खास तौर से चीन से तो ना ही लगे। लेकिन भारत तब करता भी क्या? उसके पास तब इंटेलिजेंस के नाम पर एक ही संस्था थी, आईबी, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो। देश के अंदर क्या चल रहा है वो भी आईबी ही बताए, देश के बाहर क्या चल रहा है वो भी आईबी की ही जिम्मेदारी थी। पाकिस्तान में जो चल रहा है वो चीन से अलग है, श्रीलंका में जो हो रहा है वो नेपाल से अलग है, लेकिन सब पर नजर रखनी है और इसकी इकलौती जिम्मेदारी आईबी की ही थी। तो तय हुआ कि सबसे पहले चीन पर ही नजर बढ़ाई जाए और तब साल 1963 में इसके लिए आईबी के ही तहत दो और संस्थाएं बनाई गई। पहली संस्था थी एसएफएफ, यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसे लीड कर रहे थे 22 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर रह चुके मेजर जनरल सुजान सिंह उबान। दूसरी संस्था थी एआरसी, यानी कि एविएशन रिसर्च सेंटर। 4 जून 1963 को बनी संस्था एआरसी के मुखिया बनाए गए आरएन काओ। इस एआरसी को तब बनाने में अमेरिका ने भी मदद की थी, क्योंकि अमेरिका भी चीन पर निगरानी रखना चाहता था। किताब आरएन काओ जेंटलमैन स्पाई मास्टर में नितिन ए गोखले लिखते हैं, अमेरिका ने भारत की मदद के लिए 8 C-46 एयरक्राफ्ट और पायलट के साथ 4 छोटे प्लेन भारत की खुफिया एयरबेस पर तैनात कर दिए। तब उस एयरबेस का कोड नेम था ओक ट्री। हालांकि अब सबको पता है कि वो ओडिशा का चारबातिया एयरबेस था। इसका मुख्य काम तिब्बत और तिनजियांग के अंदर से फोटोग्राफिक और टेक्निकल इंटेलिजेंस हासिल करना था। लेकिन इतनी निगरानी के बावजूद भी चीन ने 16 अक्टूबर 1964 को न्यूक्लियर टेस्ट कर ही लिया। सारी निगरानी धरी की धरी रह गई, ना भारत का इंटेलिजेंस काम आया और ना ही अमेरिका की मदद। फिर 1965 में भी यही हुआ। पाकिस्तान के साथ जंग हुई। 22 दिनों तक चली इस जंग में भारत ने एक तरफा जीत भले ही हासिल की, लेकिन यह भी समझ बनी कि अगर भारत का इंटेलिजेंस मजबूत रहता तो ना तो जंग इतनी लंबी चलती और ना ही भारत को नुकसान उठाना पड़ता। इंटेलिजेंस मजबूत रहा होता तो भारत को पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर के बारे में जरूर पता होता। अगर इंटेलिजेंस मजबूत रहता तो भारत को पता होता कि पाकिस्तान के पास लड़ने भर का गोला बारूद भी नहीं है और उसने जो एक तरफा सीज फायर किया है उसकी वजह यह है कि उसके पास लड़ने के लिए अब और हथियार थे ही नहीं। इस दौरान हुआ यह भी था कि पंडित नेहरू का निधन हो गया था और उनकी जगह प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री की भी ताशकंद में समझौते के बाद मृत्यु हो चुकी थी। देश की नई प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जिन्हें भारत पाकिस्तान जंग के दौरान रक्षा मंत्री रहे वाईवी चौहान का वो सुझाव मिल चुका था जिसमें वो एक नई मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग बनाने की बात कह चुके थे। वहीं आरएन काओ तब इंटेलिजेंस ब्यूरो में ही थे। तब वो आईबी में ज्वाइंट डायरेक्टर बन गए थे। विदेश से आने वाली खुफिया जानकारियां जुटाने का काम उन्हीं के जिम्मे था। ऐसी ही खुफिया जानकारियां जुटाने के क्रम में वो साल 1968 में लंदन गए थे, जहां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मुख्य सलाहकार पीएन हक सर का वो मैसेज मिला जिसका हमने शुरू में भी जिक्र किया था, जिसमें लिखा था, बाइबल कहती है कि हमें अपने दुश्मनों से भी उतना ही प्यार करना चाहिए जितना हम अपने पड़ोसियों से करते हैं, और आम तौर पर ये दोनों ही लोग एक ही होते हैं। मैसेज मिलते ही काओ ने बीच में ही कॉन्फ्रेंस छोड़ दी और पहली उपलब्ध फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। एक बंद कमरे में उनकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद जब आरएन काओ उस कमरे से बाहर आए तो उनके जिम्मे एक बड़ा काम था, और यह काम था इंटेलिजेंस ब्यूरो से बिल्कुल ही अलग एक नई इंटेलिजेंस विंग बनाने का, जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA जैसे ही काम करे। करीब 26 साल तक रॉ में अपनी सेवाएं देने वाले और रॉ के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को लीड करने वाले एडिशनल सेक्रेटरी रैंक से रिटायर बी रमन अपनी किताब द काउबॉयज ऑफ R&AW डाउन मेमोरी लेन में लिखते हैं, कुछ ही वक्त में रामजी ने उस संस्था का खाका तैयार कर लिया जिसे भारत का CIA कहा जा सकता था। इस संस्था के मुखिया को सेक्रेटरी की रैंक दी जानी थी और उसके नीचे के अधिकारी को अंडर सेक्रेटरी की रैंक। कैबिनेट सेक्रेटरी DS जोशी ने तब इस संस्था के लिए नाम सुझाया रॉ, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। सब कुछ तय हो गया। इंदिरा गांधी ने आरएन काओ को रॉ बनाने की इजाजत दे दी। तय कर दिया कि रॉ की जवाबदेही सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री को होगी और किसी को नहीं। दी वॉर दैट मेड R&AW में अनुषा नंदकुमार और संदीप साकेत लिखते हैं, इंदिरा गांधी ने आरएन काओ से कहा कि उन्हें नई बोतल में पुरानी शराब नहीं चाहिए। इसका मतलब यह था कि उन्हें आईबी जैसी ही एक नई संस्था नहीं चाहिए, बल्कि पूरी तरह से एक नए तरह की संस्था चाहिए
इसके लिए इंदिरा ने 2 शर्तें रखी। पहली ये कि रॉ देश में मौजूद हर एजेंसी के साथ मिलकर काम करेगी, उनके जुटाए इंटेलिजेंस, सबूत और बाकी तथ्यों की पड़ताल करेगी, और दूसरा ये कि रॉ में भर्ती सिर्फ आईपीएस कैडर से नहीं होगी। इसके साथ ही इंदिरा गांधी ने काओ से यह भी कहा कि संस्था का गठन ऐसा होगा कि रॉ का नंबर 1 कौन होगा और नंबर 2 कौन होगा, यह भारत के प्रधानमंत्री तय करेंगे। इस बातचीत के दौरान ही इंदिरा गांधी ने आरएन काओ से कहा कि आईबी में विदेश की डेस्क पर काम करने वाले जो लोग हैं अब तुम्हारे हैं। आईबी के 250 लोग रॉ के साथ जाएंगे। 20 लाख रुपए का बजट आपके लिए होगा। हक्सर साहब इसमें आपकी मदद करेंगे। इतना सब तय होने के बाद आरएन काओ ने एक दिन अपने पुराने साथी शंकरन नायर को फोन किया और लंच के लिए घर बुलाया। किताब आरएन काओ जेंटलमैन स्पाई मास्टर में नितिन ए गोखले लिखते हैं, आरएन काओ ने शंकरन नायर से कहा कि इंदिरा गांधी ने उन्हें एक नया संगठन तैयार करने को कहा है और क्या नायर इसमें काओ की मदद करेंगे। नितिन गोखले लिखते हैं कि इस लंच के दौरान ही काओ ने नायर से कहा, मैं जानता हूं कि आईबी के नए बॉस ने तुम्हारा प्रमोशन करने से इनकार कर दिया है। मेरे पास नई संस्था में वैसी तो कोई रैंक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूंगा। नायर ने जवाब दिया, भाड़ में जाए रैंक, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन द वॉर दैट मेड R&AW में अनुषा नंद कुमार और संदीप साकेत दोनों दोस्तों की बातचीत को थोड़ा और तफसील से लिखते हैं। वो लिखते हैं, रॉ ये कैसा नाम है। नायर ने जब काओ से पूछा तो काओ ने जवाब दिया, ये रॉ नहीं बल्कि R&AW रॉ है, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अब हम जितना चाहें रिसर्च कर सकते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी DS जोशी ने यह नाम सुझाया है। हम कैबिनेट सेक्रेटरीट के साथ काम करेंगे। काओ ने इस जवाब पर नायर से मजाक करते हुए कहा कि दुनिया भर की दूसरी एजेंसियां अपने नाम पर खुफिया जानकारियां जुटाती हैं क्या। खैर, शेक्सपियर कह गए हैं कि व्हाट्स इन द नेम, यानी नाम में क्या रखा है। इस तरह से एक लंच पर भारत की इंटेलिजेंस की दुनिया के 2 होनहार एक साथ आए और फिर जो संस्था बनी उसे कहा गया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि रॉ। इस रॉ को बनाने में सीधे तौर पर देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी शामिल थी। इसके बावजूद इस संस्था को बनाने में काओ को जमीन आसमान एक करना पड़ गया। सबसे ज्यादा दुखी 2 लोग हुए। पहला तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्योंकि उसके पास से विदेश से खुफिया जानकारी जुटाने का काम छीन लिया गया और अब वो काम रॉ के जिम्मे आ गया। दूसरा भारत का विदेश मंत्रालय, क्योंकि उसे लगता था कि रॉ के बनने के बाद विदेशी रिश्तों में रॉ की दखलंदाजी बढ़ जाएगी और विदेशी मामलों में विदेश मंत्रालय की जो सुप्रीमेसी है उसे अब चैलेंज किया जाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने पीएन हक्सर के साथ मिलकर सब मैनेज कर लिया। काओ के रास्ते में जो भी चुनौतियां आई, खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और हक्सर उसके सामने चट्टान की तरह खड़े हो गए और फिर रॉ ने अपना काम शुरू कर दिया। आईबी डायरेक्टर MM हुजा के गुस्से की परवाह ना करते हुए रिटायर्ड मेजर IS हसन वालिया ने साउथ ब्लॉक में रॉ का ऑफिस बनवाया। साथ ही आईबी से ही फर्नीचर दिलवाया, अकाउंटेंट्स दिलवाए और साथ ही खाना बनाने वाला स्टाफ भी आईबी से ही रॉ में आया। इस तरह का सारा काम रिटायर्ड मेजर IS हसन वालिया ने बाखूबी संभाल लिया था। राम जी के जिम्मे था अपनी कोर टीम पर ध्यान देना और उसमें लोगों की नियुक्ति करना। तो काओ और शंकरन नायर के बाद इस टीम से जो अहम नाम जुड़ा वो नाम था PN बनर्जी का। PN बनर्जी पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और आर्मी से रिटायर्ड थे। उनकी पूर्वी पाकिस्तान पर अच्छी पकड़ थी। इस टीम के अगले आदमी थे रिटायर्ड ब्रिगेडियर MBK नायर, जिन्हें टेलीकम्युनिकेशन और टेक्निकल मॉनिटरिंग में महारत थी। ये रॉ का सबसे अहम डिपार्टमेंट था। इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल को भी रॉ से जोड़ा गया ताकि वो बॉर्डर इलाके में बनाए जा रहे मॉनिटरिंग स्टेशंस की सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी सेट कर सके, जिससे पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बॉर्डर पर होने वाली बातचीत पर नजर रखी जा सके। और फिर 21 सितंबर 1968 को आधिकारिक तौर पर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ अपने अस्तित्व में आया। इस संस्था को बनाने वाले आरएन काओ ने इसके लिए एक और भी नियम बना रखा था कि कुछ भी लिखित में नहीं होगा। द वॉर दैट मेड R&AW में अनुषा नंद कुमार और संदीप साकेत लिखते हैं, काओ ने तय किया था कि कोई लिखित दस्तावेज नहीं होगा, कोई रफ नोट नहीं होगा, कोई सबूत नहीं होगा। अगर प्रधानमंत्री को स्टेटस रिपोर्ट देनी भी है तो याददाश्त के आधार पर एक कॉपी टाइप होगी और उसे काओ खुद प्रधानमंत्री को सौंपेंगे ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले, आगे पीछे कोई सबूत ना रहे। काओ ने अपनी कोर टीम के साथ जब शुरुआती मीटिंग की तो उसी में तय हो गया था कि रॉ को क्या नहीं करना है।
और इसमें यही तय हुआ था कि रॉ को आईबी की कॉपी नहीं बनना है। रॉ के पास पहला असाइनमेंट पाकिस्तान था। काओ ने 2 लोगों को पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए पूरी तरह से नियुक्त कर दिया। पश्चिमी पाकिस्तान का जिम्मा के शंकरन नायर के पास आया तो पूर्वी पाकिस्तान की जिम्मेदारी उठाई पीएन बनर्जी ने, और फिर शुरू हुई जासूसों की भर्ती। अब जासूस सीधे तौर पर तो भर्ती किए नहीं जा सकते थे, तो इसके लिए सहारा लिया गया भारतीय दूतावास का। पड़ोसी देशों में जहां जहां भारतीय दूतावास थे वहां के लिए भर्तियां निकाली गई। विदेश सचिव टीएन कॉल के जिम्मे यह काम सौंपा गया था कि वो दूसरे देशों के दूतावासों में भारतीय जासूसों की अंडरकवर भर्ती करें। इनके साथ मिलकर नायर ने पूरी दुनिया में वायरलेस कनेक्शन का जाल बिछा रखा था। उन्होंने एजेंट्स के लिए मॉर्स कोड क्रिएट किए। वहीं काओ ने भी अपने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल कर दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों से संपर्क साधा और उनसे मदद मांगी। अमेरिकी एजेंसी CIA ने मदद की, रूसी एजेंसी KGB ने मदद की, और भी एजेंसियों ने मदद की। और तब जाकर करीब 8 महीने की मेहनत के बाद रॉ ने अपना पहला नया ग्राउंड एजेंट चुना, जिसका असल नाम किसी को नहीं पता, लेकिन दस्तावेज में उसे कश्मीर बेदी के नाम से जाना गया। पूरी ट्रेनिंग के बाद कश्मीर बेदी को पश्चिमी पाकिस्तान भेजा गया। धीरे धीरे करके और भी एजेंट्स तैयार किए गए और उन्हें पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और दूसरी जगहों पर भेजा गया। यह उनकी ट्रेनिंग का ही नतीजा था कि पाकिस्तान में मौजूद एजेंट्स ने रॉ को इनपुट भेजा कि अमेरिका ने चोरी छिपे पाकिस्तान को हथियार मुहैया करवाए हैं। 1965 की जंग के बाद अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों को हथियार बेचने से इनकार कर दिया था और प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन 1970 में रिचर्ड निक्सन के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को 6 F-104 फाइटर प्लेन, 7 B-57 बॉम्बर और 300 से ज्यादा हथियारबंद पर्सनल कैरियर दिए थे। ये रॉ की बदौलत ही संभव हो पाया कि भारत के पास इसके सबूत थे जो पाकिस्तान में मौजूद रॉ के एजेंट्स ने भेजे थे। तय था कि पाकिस्तान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। वहीं पूर्वी पाकिस्तान में भी शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में जो आंदोलन शुरू हुआ था उसे पश्चिमी पाकिस्तान में बैठे हुक्मरान दबाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। तब अयूब खान को हटाकर जनरल याया खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन चुके थे। तो याया खान ने पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की बढ़ती खाई को पाटने के लिए आम चुनाव का ऐलान कर दिया। तय हुआ कि अक्टूबर 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव होंगे। पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो ने चुनावी कैंपेन शुरू किया तो मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान में। इस बीच पूर्वी पाकिस्तान में सदी के सबसे खतरनाक तूफान में से एक साइक्लोन भूला ने दस्तक दे दी। 12 नवंबर 1970 को साइक्लोन भूला पूर्वी पाकिस्तान से टकराया, जिसकी वजह से कुछ ही घंटों में 2.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। करीब 50 लाख लोग सीधे तौर पर इस तूफान से प्रभावित हुए। चुनाव को दिसंबर के लिए टाल दिया गया। पश्चिमी पाकिस्तान में बैठे याया खान को पूर्वी पाकिस्तान के लोगों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ऐसे में भारत ने मदद की पेशकश की, लेकिन याया खान ने उसे ठुकरा दिया। नतीजा वही हुआ जिसकी उम्मीद ना तो याया खान को थी और ना ही जुल्फिकार अली भुट्टो को। 7 दिसंबर 1970 को जब पाकिस्तान में हुए आम चुनाव के नतीजे आए तो पूर्वी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। 300 में से 161 सीटें जीतने वाले मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन याया खान ने सरकार नहीं बनाने दी। वो देर करता गया और इस देरी में उसने अलग प्लानिंग की, जिसके तहत वो पश्चिमी पाकिस्तान से सेना भेजकर पूर्वी पाकिस्तान में दमन करने की साजिश रच रहा था। वहीं दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रॉ के दफ्तर में बैठे RN काओ और शंकरन नायर को हर घंटे की अपडेट मिलती जा रही थी। इस बीच उन्हें खबर मिली कि भुट्टो मुजीबुर रहमान से बातचीत करने के लिए जो बार बार ढाका जा रहे हैं, उस फ्लाइट में भुट्टो नहीं बल्कि पश्चिमी पाकिस्तान से सेना, हथियार और गोला बारूद भी भेजा जा रहा है। ये वो वक्त था जब पश्चिमी पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान जाने के लिए भारत के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करना पड़ता था। ऐसे में रॉ को अब किसी तरह से भारत के हवाई क्षेत्र को पाकिस्तान के लिए रोकना था, और तब रॉ ने RN काओ के नेतृत्व में वो किया जो कभी भी कोई भी सोच भी नहीं सकता था। रॉ ने अपने ही देश के प्लेन को हाईजैक करने की योजना बनाई।
पूर्वी पाकिस्तान से भारत में घुस रहे एक कश्मीरी को डबल एजेंट बनने के लिए तैयार किया, जो मकबूल भट्ट के बनाए नेशनल लिबरेशन फ्रंट का मेंबर था। उसका नाम था हाशिम कुरैशी, जो पहले भी उस प्लेन को हाईजैक करने की प्लानिंग कर चुका था, जिसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी उड़ा रहे थे। हालांकि वो कभी सफल नहीं हुआ, लेकिन उसके इस खुलासे से इतना तो तय हो गया कि हाशिम को प्लेन उड़ाना आता था। तो आरएन काओ ने एक प्लान बनाया और हाशिम कुरैशी को भारत के ही एक प्लेन गंगा को हाईजैक करने के लिए तैयार कर लिया। यह एक पुराना डीकमीशन प्लेन था जो कबाड़ हो चुका था। दी वॉर दैट मेड RNAW में अनुषा नंदकुमार और संदीप साकेत लिखते हैं, बंद दरवाजे के पीछे क्या हुआ नहीं पता, लेकिन BSF ने हाशिम को गंगा को हाईजैक करने के लिए तैयार कर लिया। उसे श्रीनगर एयरपोर्ट पर ड्यूटी पर लगाया गया। उसने अपने चचेरे भाई अशरफ कुरैशी को भी इस काम के लिए तैयार कर लिया और पूरी प्लानिंग के बाद 30 जनवरी 1971 को हाशिम ने प्लेन को हाईजैक कर लिया। तब उस प्लेन के पायलट थे कैप्टन MK काचरू। हाशिम ने काचरू से कहा कि प्लेन को रावलपिंडी लेकर जाएं, लेकिन काचरू ने कहा कि प्लेन में उतना ईंधन नहीं है। ऐसे में प्लेन को लाहौर में ही उतारना पड़ा। प्लेन के लैंड होते ही वहां मीडिया का जमावड़ा लग गया। हाशिम सामने आया और कहा कि वो नेशनल लिबरेशन फ्रंट के 36 सदस्यों की तुरंत रिहाई चाहता है और अगर भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया तो वो सभी यात्रियों को मार देगा। दी वॉर दैट मेड RNAW में अनुषा नंदकुमार और संदीप साकेत आगे लिखते हैं, जब हाशिम यह धमकी दे रहा था, आरएन काओ और उनके रॉ के दूसरे अधिकारी प्रधानमंत्री के दफ्तर में बैठे हुए थे, जबकि जुल्फिकार अली भुट्टो ढाका में शेख मुजीबुर रहमान के साथ लंच कर रहे थे। प्लेन हाईजैक की खबर मिलते ही भुट्टो लाहौर के लिए निकले। वहां उन्होंने हाशिम और अशरफ से मुलाकात की, प्लेन को हाईजैक करने की बधाई दी और साथ ही बंधकों को रिहा करने को भी कहा। वो दोनों मान गए क्योंकि उन्हें ऐसा ही करने को पहले से ही कहा गया था। 2 दिनों बाद बंधकों की रिहाई हो गई। वहीं भारत को कड़ा संदेश देने के लिए हाशिम ने हाईजैक किए गए प्लेन गंगा को आग लगा दी। अब उनके पास ना तो यात्री थे और ना ही जहाज। नतीजा यह हुआ कि मजबूरी में पाकिस्तान को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। लेकिन आरएन काओ जो चाहते थे वो हो चुका था। भारत में आरएन काओ की सलाह पर इंदिरा गांधी ने तय किया कि जब तक इस प्लेन हाईजैक की जांच नहीं हो जाती, भारत को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। लिहाजा भारत पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। अब पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स के लिए पश्चिम से होकर पूरब तक जाना नामुमकिन था और यही वजह थी कि जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला किया और हिंदुस्तान ने जवाबी कार्रवाई की तो पूर्वी पाकिस्तान को हवाई मदद नहीं मिल पाई। रॉ ने सिर्फ पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट का ही रास्ता नहीं रोका था, बल्कि रॉ ने ही बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ने वाली संस्था मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग दिलाई थी। उनके लिए गुप्त रूप से हथियार मंगवाए थे। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत भारतीय नौसेना ने जो कराची पोर्ट तबाह किया था, उसकी हर एक जानकारी रॉ एजेंट्स ने ही इंडियन नेवी को दी थी। ये रॉ के एजेंट्स और उनकी इंटेलिजेंस ही थी कि भारत को ठीक ठीक तारीख और वक्त तक पता था कि पाकिस्तानी वायुसेना भारत पर कब हमला करेगी। RNAW ने अपनी खुफिया जानकारी के आधार पर सेना को बताया था कि पाकिस्तान 3 दिसंबर को भारत पर हमला करेगा। सेना को यह जानकारी वायरलेस के जरिए दी गई थी, लेकिन 2 दिन पहले की तारीख के साथ, यानी प्री डेट। भारतीय सेना 2 दिन पहले से ही तैयारी करके बैठी थी, लेकिन हमला नहीं हुआ तो सेना प्रमुख ने रॉ से पूछा कि 2 दिन हो गए, आपकी जानकारी के मुताबिक हमला हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो रॉ चीफ ने कहा कि 1 दिन और रुकिए। सेना रुकी और तीसरे ही दिन पाकिस्तान ने हमला कर दिया। अब सेना के पास पहले से ही सटीक जानकारी थी, तो भारत ने अपने लड़ाकू विमानों को छिपा दिया था और जब पाकिस्तानी लड़ाकू जहाज बम गिराकर वापस गए तो भारत ने जवाबी हमला करके पाकिस्तान को पूरी तरह से तोड़ दिया था। इसी जंग का आखिरी नतीजा दुनिया के नक्शे में बदलाव था। नक्शे पर नई सरहदें खींची गई, एक नया देश बना जिसे दुनिया ने बांग्लादेश के नाम से जाना। लेकिन उस मीटिंग की कहानी भी दिलचस्प है जो जंग से 2 महीने पहले हुई थी। एक हाई प्रोफाइल मीटिंग जिसमें आरएन काओ थे, तत्कालीन रक्षा मंत्री जगजीवन राम थे और नौसेना के प्रमुख एडमिरल MS नंदा भी थे। मीटिंग तब बैठी जब एक खुफिया जानकारी निकली। पता ये चला कि पाकिस्तान ने कराची बंदरगाह पर एक हाईली मॉडर्न सर्विलांस सिस्टम लगाया है, लेकिन इस सिस्टम के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी जो भारत को किसी भी हाल में चाहिए था। तो जिम्मा सौंपा गया रॉ को।
काओ उस मीटिंग से निकले। उनके पास अब एक नया मिशन था और इस मिशन को पूरा करने में जुट गए उनके डिप्टी शंकरन नायर। नायर ने एक जासूस को इस मिशन के लिए ब्रीफ किया। जासूस ने प्लानिंग की और जल्द ही नायर को पूरी जानकारी दे दी। नायर अपनी आत्मकथा इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मॉस में उस एजेंट से हुई बातचीत को दर्ज करते हैं। वो लिखते हैं, मुझे बंबई के एजेंट ने बताया कि इस काम में मेरी मदद वहां रहने वाले पारसी डॉक्टर कावस जी कर सकते थे, जो काम के सिलसिले में अपने जहाज से कुवैत होते हुए पाकिस्तान जाया करते हैं। कावस जी का परिवार 1880 के दशक से शिपिंग के कारोबार में था। वो कराची पोर्ट से ऑपरेट करते थे। उनका परिवार भी कराची में रहता था। 1947 के बंटवारे के बाद इस पारसी परिवार के लोग कराची में भी थे और बंबई में भी। उन्हीं दिनों कावस जी को बंबई कस्टम ने किसी अवैध शिपमेंट के लिए पकड़ा था। उस पर जुर्माना लगने वाला था। शंकरन नायर ने तय किया कि R&AW के फंड से कावस जी का जुर्माना भरा जाएगा। बदले में कावस जी उनकी मदद करेंगे। हुआ भी यही। कावस जी के सामने शर्त रख दी गई कि हर्जाना नहीं देने के बदले उसे 2 लोगों को अपने जहाज से कराची बंदरगाह ले जाना होगा। वो मान गए। 2 जासूस, जिनके नाम बदलकर रॉड और मोरियार्टी कर दिया गया था, कराची पहुंचे। बंदरगाह पहुंचकर उन्होंने सर्विलांस सिस्टम की तस्वीरें ली और नौसेना का काम पूरा हो गया। एडमिरल MS नंदा को जो चाहिए था वो मिल चुका था। अब उन्हें एक परमिशन की जरूरत थी, सीधे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से। नंदा और इंदिरा की मुलाकात हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा कि अगर नौसेना कराची पर हमला कर दे तो क्या उन्हें कोई राजनीतिक आपत्ति होगी। अब ये सवाल क्यों? क्योंकि 1965 की लड़ाई में नौसेना को सरकार की ओर से कहा गया था कि वो भारतीय समुद्री सीमा से बाहर कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे। खैर, इंदिरा गांधी ने एडमिरल का सवाल सुना, कुछ पल नीचे देखते हुए चुप रहीं, फिर एडमिरल की ओर देखते हुए कहा, एडमिरल, इफ देयर इज अ वॉर, देयर इज अ वॉर। नंदा ने धन्यवाद दिया और कहा, मुझे मेरा जवाब मिल गया। इस जवाब के बाद पाकिस्तान के सामने जो सवाल खड़े हुए, उसका पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था, जिसकी कहानी अभी हमने आपको सुनाई। RN काओ रॉ के काम को कितना गुप्त रखना चाहते थे, उसके लिए एक कहानी सुनिए। ये एक दिलचस्प कहानी है जिससे एजेंट्स की गोपनीयता की वैल्यू भी समझ आएगी। बात 1996 की है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी, तो उन्होंने 1971 मुक्ति संग्राम के नायकों को सम्मानित करने के लिए ढाका में एक समारोह आयोजित किया। हमेशा पर्दे के पीछे रहने वाले RN काओ को भी इनवाइट मिला। वो गए भी। काओ स्टेज के सामने लेकिन पीछे की लाइन में बैठे हुए थे। एक बांग्लादेशी पत्रकार जगलुल अहमद चौधरी ने उन्हें पहचान लिया। चौधरी काओ के पास गए और बोले, आपको तो स्टेज पर होना चाहिए था। इतना सुनते ही काओ परेशान हो गए। एक समारोह में पत्रकार उन्हें पहचान गया था। ये उनके लिए नाइटमेयर जैसा था। वो तुरंत उठे और हॉल से बाहर चले गए। नितिन गोखले अपनी किताब RN काओ जेंटलमैन स्पाई मास्टर में लिखते हैं, काओ ने दशकों तक गुमनाम नायक की तरह जिंदगी बिताई थी। उनके जीते जी किसी के पास उनकी फोटो तक नहीं थी। ये रॉ की सफलता की शुरुआती कहानी थी। अगर रॉ नहीं होता तो सिक्किम शायद ही भारत का अभिन्न अंग होता, क्योंकि RN काओ के नेतृत्व में रॉ ने करीब 27 महीने लंबा ऑपरेशन चलाया, जिसमें सिक्किम के लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए राजी किया गया। उन्होंने भारत के पक्ष में वोट दिया और सिक्किम भारत का नया राज्य बना। ये रॉ ही था जिसके इनपुट की वजह से आज सियाचिन ग्लेशियर भारत के कब्जे में है, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑपरेशन अबाबिल के जरिए सियाचिन पर अपना कब्जा जमाने का पूरा प्लान बना चुका था और भारतीय सेना को इसकी कानो कान खबर तक नहीं थी। लेकिन लंदन में बैठे रॉ एजेंट्स को पता चला कि पाकिस्तान हाई एल्टीट्यूड आर्किटेक्ट वेदर गियर खरीद रहा है और उन्हीं सप्लायर से खरीद रहा है जिनसे भारत खरीदता है। तहकीकात पर पता चला कि पाकिस्तान सियाचिन को कब्जे में लेने का प्लान बना रहा है। नतीजा ये हुआ कि भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया और पाकिस्तान के ऑपरेशन अबाबिल शुरू करने के बाद भी साल्टोरी रिज पर पहले पहुंचकर नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। आज भी दुनिया में सबसे ऊंचाई पर जंग का जो मैदान है वो सियाचिन ही है, जो रॉ की बदौलत भारत का है। अगर रॉ नहीं होता तो मालदीव शायद ही आज वैसा होता जैसा वो है। श्रीलंकाई आतंकियों ने मालदीव के राष्ट्रपति गयूम को पकड़ने और मारने का पूरा प्लान बना ही लिया था, लेकिन रॉ को पता था कि श्रीलंकाई आतंकी क्या कर रहे हैं।
राष्ट्रपति गयूम ने भारत से मदद मांगी, राजीव गांधी तैयार हो गए, रॉ ने इंडियन एयरफोर्स को इनपुट दिए और ऑपरेशन कैक्टस चलाकर भारतीय सेना ने मालदीव के राष्ट्रपति को बचा लिया। कितनी ही कहानियां हैं रॉ की सफलता की। पाकिस्तान लंबे वक्त तक परमाणु परीक्षण नहीं कर पाया तो इसके पीछे रॉ ही था, जिसने कहूटा मिशन के जरिए पाकिस्तान को बता दिया था कि भारत को पता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है। 1974 में जब भारत में बुद्ध मुस्कुराए, यानी कि भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, तो दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों और खास तौर से CIA को इसकी भनक तक नहीं लगी। और इसकी वजह भी आरएन काओ और उनकी बनाई रॉ ही थी, जिसने CIA को इधर उधर उलझाए रखा और भारत ने परीक्षण कर लिया। फिर आया 80 का दशक। पंजाब में चरमपंथ अपने उफान पर था। दिल्ली के हाथ पंजाब को कंट्रोल करने के लिए कमजोर साबित होने लगे थे। उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। सेना से लेकर RNDW के साथ मीटिंग्स होने लगी थी। एक ऐसी पटरी बनाने की कवायद थी जिससे पंजाब के हालात पर काबू पाया जा सके। ऐसी ही एक बैठक हुई साल 1984 के अप्रैल महीने में दिल्ली के एक सफदरजंग रोड स्थित बंगले पर, जहां तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रहा करती थी। मीटिंग की टेबल तैयार थी, 2 लोग बैठे हुए थे, इंदिरा गांधी और आरएन काओ। काओ तब तक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन चुके थे। तभी एक तीसरे शख्स की एंट्री होती है। इंडिया टुडे में छपी अपनी रिपोर्ट में पत्रकार संदीप उनिथन उस तीसरे शख्स के बारे में लिखते हैं। उन्हें सिर्फ डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी यानी DGS के नाम से जाना जाता था, जो रॉ के एक खास अधिकारी थे। 3 साल पहले DGS ने पंजाब और असम में खुफिया काउंटर टेररिस्ट मिशन के लिए स्पेशल ग्रुप यानी SG नाम की एक और यूनिट बनाई थी। खैर, मीटिंग शुरू होती है। मुद्दा था जरनैल सिंह भिंडरावाले, जो पंजाब के गोल्डन टेम्पल में छिपा हुआ था। इसी से छुटकारा पाने के लिए DGS ने अपना प्लान पेश किया। उन्होंने बताया कि कमांडो गोल्डन टेम्पल के पास गुरु नानक निवास गेस्ट हाउस में घुसेंगे और मिलिटेंट लीडर भिंडरावाले को किडनैप कर वहां से ले निकलेंगे। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सनडाउन। सनडाउन इसलिए क्योंकि इसे आधी रात को अंजाम दिया जाना था। संदीप उनिथन लिखते हैं, SG के ऑपरेटिव्स ने पहले तीर्थयात्रियों और पत्रकारों के भेष में गोल्डन टेम्पल में घुसपैठ की थी ताकि उसके लेआउट को स्टडी कर सके। फिर कई हफ्तों तक 200 से ज्यादा SG कमांडोज ने उत्तर प्रदेश के सरसावा में अपने बेस पर 2 मंजिला रेस्ट हाउस के लकड़ी और हेसियन कपड़े के मॉकअप पर ऑपरेशन की रिहर्सल की थी। यानी एक ऐसी जगह बनाई गई जो हूबहू गोल्डन टेम्पल के अंदर की तरह ही दिखती थी और वहां पर रिहर्सल की गई। कमांडो 2 MI4 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर से रस्सी बांधकर गेस्ट हाउस में उतरते और भिंडरावाले की तरफ सीधे बढ़ते। एक बार जब वो उसे पकड़ लेते तो उसे एक ग्राउंड असॉल्ट टीम ले जाती। मिलिटेंट लीडर के बॉडीगार्ड्स और आम लोगों के साथ फायरिंग होने की संभावना थी, जो उसे बचाने के लिए दौड़ सकते थे। प्राइम मिनिस्टर ने पूरी प्लानिंग सुनी, फिर एक सवाल पूछा, ऑपरेशन में कितने लोग मारे जाएंगे? जवाब मिला, कमांडो फोर्स का 20% और दोनों हेलीकॉप्टर्स। इंदिरा गांधी ने जवाब सुना, चुप रही, फिर सिर्फ एक शब्द बोली, नहीं। और इस तरह ऑपरेशन सनडाउन का सूर्योदय हुए बगैर ही सूर्यास्त हो गया। भिंडरावाले के मामले में रॉ को लेकर एक दिलचस्प किस्सा द काउबॉयज ऑफ RNDW डाउन मेमोरी लेन में मिलता है, जिसके तार ब्रिटेन से जाकर जुड़ते हैं। दिसंबर 1983 में MI6 के 2 जासूसों ने स्वर्ण मंदिर का मुआयना किया था। इनमें से एक वही शख्स था जिससे काओ ने मुलाकात की थी। MI6 ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी है। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 2 साल बाद आपातकाल की बेड़ियों के ताले खोले गए। देश में चुनाव हुआ। JP के आंदोलन और आपातकाल ने इंदिरा गांधी को वोटर्स की नजरों में अप्रिय बना दिया था। नतीजा, कांग्रेस चुनाव हार गई। प्रचंड बहुमत के साथ जनता पार्टी सत्ता में आई। देश के प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। देसाई और जनता पार्टी के दूसरे नेता भी RNDW और ऐसी दूसरी खुफिया एजेंसियों को शक की निगाह से देखते थे। उन्हें लगता था कि इंदिरा गांधी इन एजेंसियों को अपनी कठपुतली बनाकर नचाती हैं, विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं। इसी धारणा के साथ जनता पार्टी के नेता सत्ता में आ गए। अब ये परसेप्शन अपना रिजल्ट देने वाली थी, लिहाजा रॉ में पहला विकेट गिर गया।
एजेंसी के मुखिया और इसकी नींव रखने वाले काओ को अपना पद छोड़ना पड़ा। शंकरन नायर अपनी किताब में लिखते हैं, मोरारजी देसाई अक्सर काओ के साथ मीटिंग में उनकी बेइज्जती करते थे। कहते थे कि काओ अपना विश्वास खो चुके हैं। तीसरी बार जब मोरारजी देसाई ने ऐसा कहा तो काओ ने साफ कर दिया कि वो समय से पहले अपने पद से रिटायर होना चाहेंगे। काओ के बाद पद संभाला नायर ने, लेकिन 3 महीने के भीतर ही केंद्र सरकार ने रॉ चीफ का पदनाम सेक्रेटरी रॉ से बदलकर डायरेक्टर कर दिया। नायर को यह अपमानजनक लगा। उन्होंने भी एजेंसी को अलविदा कह दिया। सरकार यही नहीं रुकी, एजेंसी के बजट में 50% की कटौती कर दी गई। कई जासूसों की सेवाएं खत्म कर दी गई। नए जासूसों की भर्तियां बंद हो गई। कई डिवीजन्स भी बंद कर दिए गए। और यह सब तब रुका जब सरकार बदली। 1977 में इंदिरा गांधी के सत्ता से बाहर जाने के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब रॉ का बुरा वक्त शुरू हुआ। रॉ के हिस्से शोहरतें आई तो नाकामियां और आलोचनाएं भी आई। ये एजेंसी क्यों बनी थी? क्योंकि आईबी 1965 में पाकिस्तान हमले से पहले जानकारी नहीं जुटा पाई थी। लेकिन रॉ के गठन के बावजूद 1999 में करगिल में पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया और सेना को इसकी भनक तक नहीं थी। कोई खुफिया जानकारी नहीं थी, कोई इनपुट ही नहीं था कि पड़ोसी मुल्क घुसपैठियों के रूप में अपने सैनिकों को सरहद पार हिंदुस्तान की सरजमी पर भेज रहा है। ये एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था। लेकिन हमला हो जाने के बाद पाकिस्तान से आए घुसपैठियों के खिलाफ पहली सफल मुहिम बॉर्डर पर मुस्तैद रॉ के 80 लोगों ने चलाई थी। कईयों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन इन 80 लोगों का नाम कभी सामने नहीं आया। ना ही कुर्बान होने वालों को कोई सम्मान मिला, क्योंकि जासूसी दुनिया का थंब रूल है, चाहे जो हो जाए एजेंट्स के नाम डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे। करगिल युद्ध के बाद इस थंब रूल के खिलाफ जाते हुए एक जासूस ने प्रस्ताव रखा। इस जासूस का कोड नेम था रहमान। यतीश यादव अपनी किताब रॉ अ हिस्ट्री ऑफ कोवर्ट ऑपरेशंस में लिखते हैं, रहमान ने R&AW के टॉप अधिकारियों से कहा कि उन लोगों के बलिदान को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाए जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। ये प्रस्ताव तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ब्रजेश मिश्रा तक पहुंचा, लेकिन मिश्रा ने भी इसका विरोध किया। यतीश आगे लिखते हैं कि किसी तरह प्रधानमंत्री वाजपेयी तक ये बात पहुंची। उसके बाद प्रधानमंत्री निवास के एक बंद हॉल में उन 18 रॉ अफसरों के नाम और करगिल की लड़ाई में उनके कारनामे जोर से पढ़े गए। रॉ के इतिहास में पहली बार किसी को खास पदक प्रदान किए गए, लेकिन इस समारोह का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया, ना ही इसका कोई विवरण अगले दिन के समाचार पत्रों में छपा। फिर साल 2008 में जब मुंबई में हमला हुआ, तब भी इसका इनपुट भारत के पास नहीं था। तमाम आतंकी हमलों में इंटेलिजेंस इनपुट पर गंभीर सवाल उठे। भारत पर जो आखिरी बड़ा आतंकी हमला पहलगाम में हुआ, उसे भी इंटेलिजेंस फेलियर ही माना गया। बाकी तथ्य तो यही है कि रॉ को हर बार सही होना होता है और आतंकियों को एक बार। रॉ 100 में से 99 हमले रोक देता है तो किसी को कानो कान पता नहीं चलता, लेकिन एक हमला सारे किए धरे पर पानी फेर देता है। हालांकि इन नाकामियों के अलावा और भी कुछ ऐसे वाकये हैं जिन्होंने रॉ पर सवाल खड़े किए। जैसे एक है निशा प्रिया भाटिया केस। निशा प्रिया भाटिया रॉ में एक मिड लेवल की अधिकारी थी। उनका आरोप था कि उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका यौन उत्पीड़न किया है। रॉ ने निशा की बात नहीं मानी और उनकी मानसिक स्थिति का हवाला देकर रॉ से बाहर निकाल दिया। 19 अगस्त 2008 को निशा प्रिया भाटिया ने प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर आत्महत्या की कोशिश की। हालांकि अदालत में भी यह मुकदमा नहीं टिका और निशा को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। एक और मामला है जिसमें रॉ पर उंगलियां उठी। साल 2009 में सीबीआई ने रॉ के एक वैज्ञानिक AS नारायणन राव को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। राव रॉ की टेक्नोलॉजी विंग में थे, जिन्होंने चेन्नई की एक फर्म को एक्सपोर्ट लाइसेंस दिलवाने के लिए 8 लाख रुपए की घूस मांगी थी। इसी रिश्वत के 1 लाख रुपए लेते हुए उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। यह पहला मौका था जब किसी रॉ के अधिकारी को ऐसी तुच्ची हरकत करते हुए पकड़ा गया था। इसके अलावा रॉ का एक और मामला साल 2014 में सीबीआई तक पहुंचा था, जिसमें 22 करोड़ रुपए की अनियमितता के आरोप लगे थे। तब रॉ के अधिकारियों पर आरोप लगा था कि उन्होंने रॉ की कोवर्ट पैरामिलिट्री यूनिट SSF यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को सप्लाई होने वाले प्री फैब्रिकेटेड शेल्टर्स और टेंट्स के लिए एक खास फर्म साईं बाबा बिल्डर्स के लिए लॉबिंग की थी।
तब आरोप लगा कि रॉ के अधिकारियों ने नियम कानून में ऐसे बदलाव किए कि टेंडर इसी कंपनी को गया, जिसकी वजह से सरकार को 22 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यही नहीं, रॉ की भर्तियों में भाई भतीजावाद तक के आरोप भी लग चुके हैं। रॉ के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को लीड करने वाले एडिशनल सेक्रेटरी रैंक से रिटायर बी रमन अपनी किताब द काउबॉयज ऑफ R&AW डाउन मेमोरी लेन में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि 90 के आखिर में और 2000 की शुरुआत में रॉ में कुछ ऐसी भर्तियां हुई जिसमें ताकतवर नौकरशाहों और बड़े नेताओं के रिश्तेदारों की भर्तियां करके उसे डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया, जिसकी वजह से रॉ का ह्यूमन इंटेलिजेंस कमजोर हो गया। बी रमन लिखते हैं, 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद रॉ को विस्तार की जरूरत थी। पड़ोसी मुल्कों में भी एजेंट्स तैनात करने थे और दिल्ली मुख्यालय में भी और लोगों की जरूरत थी। 1975 आते आते ये जरूरत अपरिहार्य बन चुकी थी, लिहाजा जल्दबाजी में भर्तियां होनी शुरू हुई। इसके लिए दूसरी एजेंसियों से भी लोगों को लाया गया और बाहर से भी लोगों की भर्ती हुई, लेकिन इनमें से अधिकांश रॉ के स्थापित उच्च मानदंड पर खरे नहीं उतरते थे। नतीजा यह हुआ कि रॉ की गुणवत्ता कम हुई, मिडिल लेवल और हायर लेवल पर मोटिवेशन कम हुआ। तेजी से विस्तार के चक्कर में रॉ पर भाई भतीजावाद के आरोप लगे, क्योंकि नई भर्तियों में कुछ ऐसे भी थे जो रॉ में कार्यरत अधिकारियों या दूसरी सरकारी संस्थाओं और सशस्त्र सेनाओं में काम कर रहे लोगों के रिश्तेदार थे। इसके अलावा भी रॉ की कुछ खूबियों को बदलती सरकारों में खामियों के तौर पर पेश किया गया। उदाहरण के तौर पर रॉ को बनाने वाली इंदिरा गांधी थी, लेकिन आपातकाल के बाद हुए चुनाव में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो उनकी सरकार में शामिल लोगों ने रॉ की निष्ठा पर गंभीर सवाल उठाए। बी रमन अपनी किताब द काउबॉयज ऑफ R&AW डाउन मेमोरी लेन में लिखते हैं, इंदिरा गांधी के विरोधियों ने बिना किसी सबूत के खुद से ही यह मान लिया था कि रॉ का जो विस्तार हुआ है वो इंदिरा गांधी के विरोधियों और आलोचकों पर नजर रखने के लिए किया गया है। हालांकि ये सब रॉ पर लगे वो घाव थे जो वक्त के साथ भरते चले गए, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए इस एजेंसी के कुछ एजेंट्स ने जो भयानक काम किया वो तो इस देश की सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ था कि रॉ बनाने वाले काओ को भी इसके लिए हमेशा अफसोस होगा। और इसमें सबसे बड़ा नाम है रविंद्र सिंह का, जो था तो रॉ का एजेंट, लेकिन उसने रॉ में रहते हुए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए डबल एजेंट बनकर काम किया। वो रॉ में ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी हुआ करता था। साल 2004 में उसने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कुछ खुफिया दस्तावेजों की फोटोकॉपीज करवाई और उन्हें अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को सौंप दिया था। हालांकि कस्टडी में रहते हुए वो रॉ को चकमा देकर नेपाल होते हुए अमेरिका भाग गया। साल 2016 में एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। इसी कड़ी में दूसरा बड़ा नाम KV उन्नीकृष्णन का है, जो एक IPS ऑफिसर था और रॉ में डेपुटेशन पर उसकी पोस्टिंग हुई थी। 80 के दशक में उसकी तैनाती चेन्नई में बतौर स्टेशन चीफ हुई थी। इससे पहले जब वो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में तैनात था तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने एक एयर होस्टेस के जरिए उसे हनी ट्रैप कर लिया था। फिर उसकी ब्लैकमेलिंग शुरू हुई और उसके ऊपर दबाव डाला गया कि वो श्रीलंका में चल रहे गृह युद्ध के दौरान भारत सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की सूचना मुहैया करवाए। श्रीलंका के मिलिटेंट ग्रुप लिट्टे से भी उसका वास्ता था। आखिरकार इंटेलिजेंस ब्यूरो ने साल 1987 में उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। रॉ के दगाबाजों में एक नाम रतन सहगल का भी लिया जाता है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का अधिकारी हुआ करता था। वो IB में एडिशनल डायरेक्टर था, जिसके CIA से मजबूत रिश्ते थे। 1996 में उसे जबरन रिटायर कर दिया गया था। इसके अलावा भी और कई नाम हैं जिन्होंने अपने काम से रॉ का नाम खराब किया है, लेकिन ये सारी जानकारी बेहद संवेदनशील है और अनडिस्क्लोज्ड है, लिहाजा उनके बारे में जब तक रॉ विस्तार से नहीं बताता हम भी आपको नहीं बता सकते। उदाहरण के तौर पर अमृता अहलूवालिया, जो चीन की राजधानी बीजिंग में रॉ का स्टेशन चीफ था, उसे आर्टिकल 311 का इस्तेमाल करके उसके पद से हटा दिया गया और कोई पूछताछ भी नहीं हुई, क्योंकि आर्टिकल 311 इसकी इजाजत देता है। इसके अलावा और भी कई ऐसे वाकये हैं जिन्होंने रॉ जैसी संस्था की निष्ठा पर सवाल उठाए हैं। लेकिन रॉ की पहचान रविंद्र सिंह से नहीं है, ना ही रॉ को KV उन्नीकृष्णन और रतन सहगल के लिए जाना जाता है। रॉ की पहचान RN काओ से है, जिन्होंने रॉ को बनाया। रॉ की पहचान K शंकरन नायर से है, जिन्होंने रॉ को मजबूत किया। और रॉ की पहचान द ब्लैक टाइगर
यानी कि रविंद्र कौशिक से है, जिन्होंने पाकिस्तान जाकर ना सिर्फ वहां की सेना में खुद को भर्ती होने के काबिल बनाया, बल्कि खुद को मेजर के रैंक तक पहुंचाया और अपने पकड़े जाने से पहले तक करीब 26 साल तक पाकिस्तानी सेना की खुफिया जानकारियां हिंदुस्तान तक पहुंचाते रहे। चंद असफलताएं, कुछ स्वार्थी एजेंट्स और राजनीति से प्रेरित कुछ लोगों की वजह से ना तो रॉ को तब फर्क पड़ा और ना ही उसे अब फर्क पड़ रहा है, क्योंकि रॉ है तो भारत के पास दुनिया की हर वो खुफिया जानकारी है जिसका होना हमारे जिंदा होने के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है। तो ये थी भारत की खुफिया एजेंसी RNAW यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की पूरी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और किस्सा का ये 100वां एपिसोड आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। इस वीडियो को कैमरा के पीछे शूट किया है मेरे साथी सर्वेश, निवेदिता और अभिषेक ने, और इस पूरे वीडियो को बनाने में मेरे और कई साथियों का योगदान रहता है, तो उनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक बड़ा एपिसोड है, तो लिहाजा इस एपिसोड में वो सब जानकारियां कवर की गई हैं जो रॉ से जुड़ी हुई थी। ये जानकारियां कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इन्हें बाकी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मैं हूं भूपेंद्र सोनी, इजाज़त दीजिए और देखते रहिए खबर गांव। शुक्रिया।